तो हमारी एक दर्शक रिया अयोध्या से जुड़ चुकी हैं। रिया, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। आपसे एक बार बात हुई थी, आपने बताया था कि आपका तलाक हो गया। पंडित जी, अब दूसरी शादी कब होगी और किस नाम लड़के से होगी पंडित जी? और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा? और पास होगा कि दूर होगा पंडित जी? विवाह होने का योग तो बना हुआ है बेटा। 2026 में अप्रैल मई तक विवाह आपका हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। लेकिन लड़के का नाम बता पाना तो ये बड़ा असंभव है। अगर मैं लड़के का नाम बता दिया और वही पकड़कर आप बैठ गई तो शायद शादी होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर इतना मुझे आता कि मैं लड़के का नाम बता देता, लड़के का गांव बता देता, लड़के का घर बता देता, तो लोगों को फिर शादी विवाह .com में जाने की ज़रूरत क्या थी। सब कुछ मैं कर देता। अरे हाँ, ये बात ज्योतिष से पता चल जाती है कि विवाह होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस दिशा में होगा। इतनी ही बातें ज्योतिष से पता चलती हैं। कैसे कुल में होगा, कैसा परिवार होगा, ये सब बातें पता चलती हैं। लेकिन लड़के का नाम, लड़के का गांव, लड़के के पिता का नाम, ये सब चीज़ें ज्योतिष से कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो पाखंड कर रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके विवाह का संयोग अगले 45 दिन से 90 दिन के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करने होंगे। 100 दिनों तक लगातार दुर्गा चालीसा के 100 पाठ करेंगे, क्योंकि पुनर्भू योग का मतलब कि तब समाधान होगा। एक बार विवाह हो गया है, उस दोष को मिटाने के लिए 10 पाठ दुर्गा चालीसा का 100 दिनों तक अगर आप लगातार निष्ठापूर्वक करेंगी तो जो पुनर्भू दोष है, जो एक बार विवाह हो गया है उसका जो दोष है, वो दोष मिट जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। लेकिन अगर आप उपाय न करें तो विवाह में विलंब भी हो सकता है और विवाह में देरी भी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में मंगल का गोचर वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? साथ ही इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 2026 में मंगल का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक एवरेज है। मंगल आपके आसपास का माहौल बिगाड़ सकता है। जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। विवादों से बचना होगा। आपको चाहिए कि जब भी आपको अवसर मिले, जब शिववास हो या किसी शिवालय में जाकर के कभी भी शिवलिंग का जल, दूध, गन्ने के रस, शहद, घी और दही से रुद्राभिषेक करें। 2026 में मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैवाहिक जीवन में भी सावधान रहने की जरूरत है। हर मंगलवार गुड़ का दान करें। 2026 में मंगल का गोचर मकर राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला होगा। 16 जनवरी 2026 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश होगा और 23 फरवरी 2026 तक मंगल मकर राशि में ही रहेंगे। मामूली मुश्किलों के बाद संपत्ति और गाड़ी का सुख मिल पाएगा। उपाय, अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। 2026 में मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों को शुभ परिणाम दे सकता है। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अप्रैल 2026 तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे। तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। 2026 में मंगल का गोचर मीन राशि वालों को अशुभ प्रभाव दे सकता है। 2 अप्रैल 2026 को मंगल का मीन राशि में प्रवेश होगा। चोट लगने की संभावना है। परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मुंबई से हरलीन जुड़ चुकी हैं। हरलीन, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। चरण स्पर्श पंडित जी। सुखी रहिए। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो मेरे अपने बारे में कि आपने मुझे MBA तो करने बोला है, लेकिन पंडित जी हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं MBA कर सकूं।
और मतलब मुझे फिर मैनेजमेंट किस क्षेत्र में करना चाहिए, बिजनेस में या फिर होटल में। और दूसरा प्रश्न पिताजी के लिए कि उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है और धन आ तो रहा है लेकिन बहुत सारे कामों में ऐसे ही जा रहा है, तो उनके बिजनेस में तरक्की हो उसके लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखिए हरलीन, ऐसा है बेटा कि आपने जो प्रश्न पूछा है अपने एजुकेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पंचम भाव में सूर्य बुध मंगल की स्थिति है। सूर्य बुध मंगल की स्थिति है और मंगल उसका स्वामी है। आपको पढ़ाई तो मैनेजमेंट की ही करना चाहिए क्योंकि बृहस्पति आपके प्रश्न काल में है, कर्क लग्न में है। मैनेजमेंट की ही पढ़ाई आपके लिए अच्छी होगी। और चूंकि बुध और बृहस्पति दोनों का पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल है, इसलिए आप होटल मैनेजमेंट और HR दोनों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। रही बात आपके पिताजी की, तो इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बनता है बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति। पिताजी मेहनत तो खूब करते हैं, काम भी करते हैं, बेचारे कमाते भी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में परेशान हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप उनको सहयोग कर सकें, तो आप चूँकि कन्या हैं, अविवाहित हैं, इसलिए आप अगर ये उपाय करेंगी तो उपाय रामबाण साबित होगा। आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को पाठ करिए। महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाइए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आपके घर के दशा और दिशा को बदलने के लिए माता आशीर्वाद दें। अगर ये उपाय आपने कंटिन्यू शुरू कर दिया और 1 साल तक ये उपाय आपने कर दिया, तो आप विश्वास मानिए आपके पिताजी के पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा, घर की स्थिति बदल जाएगी और घर में सुख शांति आ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा, क्या है भारत में दिखाई देगा, साथ ही ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 17 फरवरी 2026 को पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, अर्थात इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई महत्व नहीं होगा। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, अर्थात इसका भी कोई मतलब भारत में नहीं है। 3 मार्च 2026 को पहला आंशिक खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई देगा। इसका पातक सूतक माना जाएगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण परिवार और वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है। छोटे छोटे मतभेद परेशान कर सकते हैं। धैर्य रखना जरूरी होगा। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव बढ़ने से परेशानी होगी। कारोबार और नौकरी में अनिश्चितता में वृद्धि हो सकती है। ग्रहण के समय कोई भी नया और बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, अर्थात इसकी कोई मान्यता भारत में नहीं होगी, न इसका कोई सूतक पातक लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक रानी अंबाला से जुड़ चुकी हैं। रानी, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 2 प्रश्न है मेरे। एक तो अपने पति, उनका जन्म तिथि है 15/1/1928। उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, का 7.7 है कि क्या है। और दूसरा है कि एक मेरे पति कुछ पैसा भी एडवांस दे चुके हैं, में हो जाएगा कि अगले साल में होगा। क्या होने के लिए? हेलो। हाँ, क्या करने के लिए पैसा दिए हैं? प्रॉपर्टी है जो लेना है, उसके लिए एडवांस पैसा दिए हुए हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आजकल हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि उनको कहिए कि वो चांदी की गिलास में पानी पिया करें। एक चांदी की गिलास अपने लिए खरीद लें, वो कोई अनावश्यक खर्च नहीं है। और कोशिश करें कि चांदी के गिलास से पानी पिया करें, तो उनके स्वभाव से क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, उनको कहिए कि एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला हर समय पहना करें, उसको कभी न निकाला करें, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने और एक चांदी की गिलास में पानी पिएं,
इससे इनके क्रोध में भी कमी आएगी और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा। देखो, जहाँ तक आपने रिया ये पूछा है कि ज़मीन में जो पैसा उन्होंने दिया है, तो देखो भाई, ऐसा है कि शुक्र और शनि का षडाष्टक योग है। पैसा कहीं न कहीं गलत हाथों में पड़ा हुआ है। जिसको पैसा इन्होंने दिया है उसकी नीयत डगमग हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई काम सफल होने वाला है। हो तो जाएगा सफल, लेकिन बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा इस मामले में, बहुत निराशा आशा के बीच में झूलना पड़ेगा। इन्होंने अविश्वासी व्यक्ति को पैसा दिया है, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को और बहुत अच्छे व्यक्ति को पैसा नहीं दिया है। इसलिए झगड़ा लड़ाई उसके लिए न करें, प्रेम से ही उस काम को निपटाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक और दर्शक ख्याति गुजरात से जुड़ चुकी है। ख्याति, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम ख्याति अग्रवाल है। जन्म तारीख है 11 जून 2001, 7:26। पंडित जी, मैंने आपके एपिसोड के माध्यम से सुना था कि मैं 7 रत्न का रुद्राक्ष धारण कर सकती हूँ। तो रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है और 14 रत्न भी क्या उसके साथ धारण कर सकती हूँ? पंडित जी, 108 की जो माला होती है रुद्राक्ष की, उसमें कौन से रत्न का रुद्राक्ष होता है, कितने कितने रत्न का रुद्राक्ष होता है, वो भी मुझे कृपया करके बताइए। और मेरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया पंडित जी, तो मेरा वीजा आ जाएगा? और मेरे पिता के बारे में एक प्रश्न है। उनका नाम सुभाष अग्रवाल है। उनकी जन्म तारीख है 9 मार्च 1965 और उनका काम आपने बोला था वो नया काम कर सकते हैं। अभी वो छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी का वो काम का भी कैसा रहेगा, कृपया करके बताइए। पहली बात तो ये जान लो कि रुद्राक्ष में कोई रतन नहीं होता है। रुद्राक्ष जो होता है वो मुखी होता है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी। 1 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी आदमी इस कलिकाल में मिलना ही मुश्किल है। मतलब 1 मुखी असली रुद्राक्ष मिल जाए या जो ऐसा आदमी मिल जाए जो जो कहे वही करे, ऐसा आदमी भी बहुत मुश्किल है मिलना, और ऐसा रुद्राक्ष भी मिलना बहुत मुश्किल है। 1 मुखी रुद्राक्ष के नाम पर सब व्यापार हो रहा है, कोई 1 मुखी रुद्राक्ष असली मिलने वाला नहीं है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष राहु केतु के लिए और 8 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए धारण किया जाता है। तो रुद्राक्ष की संख्या जो होती है माला पहनने वाली, वो 109 संख्या होती है। रुद्राक्ष का रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। रुद्राक्ष और रत्न दोनों बातें बहुत दूर दूर एक साथ नहीं रहती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप महिला हैं तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक वीजा रिजेक्ट की बात है, तो 9वें भाव का स्वामी बुध स्थिर राशि में बैठा हुआ है, अभी भी वीजा रिजेक्ट होगा, अभी भी आपके विदेश जाने का योग नहीं बना हुआ है, क्योंकि स्थिर स्वदेशी बहुभाग्युक्ता स्थिर ग्रह भूल धनानितश्चात, स्थिर राशि में अगर गमन भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसे लोगों का परदेश गमन नहीं होता है। अगर ये आप अपना गमन चाहती हैं तो अप्रैल के बाद अब ट्राई कीजिएगा, अप्रैल के पहले ट्राई करके निराश मत होइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।